हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार एसएससी प्रीलिम्स एग्जाम का जो टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज चल रहा था, सेट नंबर 18 यानी टॉपिक नंबर 18 है। उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले वाले बाकी के टॉपिक्स को आपने ज़रूर देखा होगा। नहीं देखा है तो ज़रूर चेकआउट करिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। इससे पहले हमने एंसेंट हिस्ट्री आपको अच्छे से कंप्लीट कराया। एंसेंट हिस्ट्री के क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने वो सब कुछ मैंने कंप्लीट कराया हुआ है। और मिडाइवल हिस्ट्री हमने स्टार्ट किया था, उसके भी 3 से 4 टॉपिक कराए हैं। और आज हम देखेंगे सैयद वंश और लोदी वंश से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश के संस्थापक के रूप में अगर हम बात करें तो खिरिज खां को माना जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। अब देखिए खिरिज खां से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यानी सैयद वंश से रिलेटेड क्या क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो आपसे शासनकाल पूछा जाएगा। तो इनका शासनकाल आपको याद रखना है। शासनकाल कब से कब तक था? 1400 लेके मतलब 1414 से लेकर के 1421 तक, यानी खिरिज खां का समय रहता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखेंगे। क्लियर। अब अगर हम बात करें कि सैयद वंश का समय टोटल कितना रहा, यानी सैयद वंश टोटल कितने समय तक चला था, तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 1414 से लेकर के 1451 तक ये टोटल शासक करते हैं और करीब 37 वर्षों तक इनका शासन रहता है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दिल्ली सल्तनत पर सैयद वंश की जो स्थापना है वो इन्होंने किया था, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा ये प्रश्न पूछा जाता है कि इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थे, यानी कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा ये सुल्तान था जिसने सुल्तान की उपाधि मतलब एक तरह से कह सकते हो कि सुल्तान की उपाधि इसने कभी धारण ही नहीं किया। खुद को एक उपाधि दिया था जिसका नाम था रैयत ए आला। रैयत ए आला कहा इसने अपने आप को। ठीक है, इसी से बस अपने आप को संतुष्ट किया, ये पॉइंट याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि खिरिज खां ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। अभी जस्ट हमने आपको बता ही दिया, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि सैयद वंश ने दिल्ली सल्तनत पर कब से कब तक शासन किया? तो इनका टोटल समय कितना रहा? 1414 से लेकर के 1451 तक, करीब 37 वर्षों तक इनका शासन रहा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि तारीख मुबारक शाही का लेखक कौन था जो सैयद वंश के शासक मुबारक शाह के दरबार में था? अब इस प्रश्न का सही आंसर क्या निकलेगा? तारीख मुबारक शाही की जो रचनाकार है वो है याहा बिन अहमद सरहिंदी। ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, याहा बिन अहमद सरहिंदी, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाता है। सैयद वंश का अंतिम शासक किसे माना जाता है? तो सैयद वंश के अंतिम शासक के रूप में अलाउद्दीन आलम शाह को माना जाता है, तो यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि तारीख ए मुबारक शाही का जो लेखक याहा बिन अहमद सरहिंदी था, वो सैयद वंश के शासक मुबारक शाह, यानी ये पॉइंट याद रखिएगा कि मुबारक शाह के जो कि दरबार में रहता था और उसी के नाम पर उसने यह कृति भी लिखी थी। यह पुस्तक सैयद वंश के इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में जाना जाता है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला अफगान वंश कौन सा था? तो पहला अफगान वंश अगर आपसे पूछे कि दिल्ली सल्तनत पर कौन सा था, तो राइट आंसर किसे टिक करेंगे? यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, लोदी वंश, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, लोदी वंश। नेक्स्ट है कि लोदी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो बहलोल लोदी को जाना जाता है, ऑप्शन बी बहलोल लोदी। ठीक है, लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी। चलिए अगला प्रश्न है कि किस लोदी शासक ने बहलोली नामक सिक्का जारी किया था? तो नाम से ही क्लियर होगा, बहलोली सिक्का जो है यहाँ पे बहलोल लोदी ने ही जारी किया होगा, तो बी यहाँ पे करेक्ट बन जाता है। नेक्स्ट क्या है कि लोदी वंश का वह कौन सा शासक था जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी? तो दिल्ली से आगरा सिकंदर लोदी, और आगरा शहर की जो स्थापना है 1504 में हम जानते हैं कि इसने ही कराया था, तो ऑप्शन सी होगा। आगरा शहर की स्थापना किस शासक ने और कब कराई? क्वेश्चन वही है, सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। सिकंदर लोदी ने भूमि मापने के लिए किस नए पैमाने की शुरुआत की थी? तो भूमि मापने की नई पैमाना जो था गज सिकंदरी, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाता है। अब देखिए आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर आप बिहार एसआई प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जैसा कि आपको पता है कि बिहार एसआई का जो हमारा बैच है फिलहाल वो लेटेस्ट वाला वो 599 का है, जिसमें आपको सारी स्टडी मटेरियल्स मतलब जितना भी हमारा नोट्स है, पीडीएफ है, वो सब कुछ हमारे एप्लीकेशन पर आपको मिलेगा। साथ ही साथ इस बैच को ज्वाइन करने के बाद
इसमें आपको होमवर्क सीरीज में ऐड किया जाता है। ठीक है, होमवर्क सीरीज में जब आप ऐड होते हैं तो इसमें आपको डेली बेसिस पर होमवर्क दिया जाता है, टॉपिक्स दिए जाते हैं और उन टॉपिक्स का टेस्ट भी प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, यानी करीब आपको 2 दिन पढ़ने के लिए 7 से 8 टॉपिक दिए जाएंगे। सारा स्टडी मटेरियल मैं प्रोवाइड कराऊंगा, यानी जितने भी स्टडी मटेरियल्स होंगे, इन टॉपिक से रिलेटेड नोट्स होंगे, वो सब कुछ आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करने के बाद सारा चीज़ दिया जाता है और आपको टेस्ट भी टेलीग्राम में ही प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये सारा चीज़ आपको 599 वाले बैच में मिलता है। लेकिन अगर आप अभी ज्वाइन करते हो तो 2 दिन के लिए ऑफ़र मिला है, क्योंकि एग्ज़ाम आपका नज़दीक में है और काफ़ी लोगों का डिमांड आ रहा था कि इस बैच की प्राइस कम करिए। तो देखिए, अब अगर अभी आप ज्वाइन करते हो तो इसके लिए एक कूपन आप ध्यान रखेंगे, कूपन हमारा है वर्दी। ठीक है, वर्दी अगर आप 30 अप्लाई करते हो तो ये इस पर आपको 30% का ऑफ मिल जाएगा। 30% का डिस्काउंट के साथ आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। तो देर बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप सीरियस हो और आप चाहते हो कि इस बार आप बिहार एसआई का सिलेक्शन करो, सिलेक्शन लो, वर्दी पहनो, तो फिर आपके लिए ये बैच सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। और इस बैच का खास बात ये है कि सिर्फ और सिर्फ प्री के लिए नहीं है, इसकी वैलिडिटी आपको 2 ईयर मिलेगा। यानी प्री और मेंस दोनों एग्जाम के लिए हम आपको प्रिपरेशन कराएंगे इसी बैच में, इसी स्टडी ग्रुप में। ठीक है, तो अगर आपको जुड़ना है तो आप जाकर के जुड़ सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का है, एप्लीकेशन पे जाइए, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किस लोदी सुल्तान ने फारसी में गुलरुखी नामक उपनाम से कविताएं लिखे थे। तो गुलरुखी अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, जो कि ऑप्शन बी होगा, इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध हम जानते हैं 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। ये प्रश्न पूछा था। अगला प्रश्न भी आपका वही है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, किनके बीच लड़ा गया था। देखिए, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, यानी 1526 में। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत का जब अंत होता है वो यहीं पे होता है। इब्राहिम लोदी इस युद्ध में माना जाता है कि मृत्यु प्राप्त करता है और उसके बाद बाबर जो है वो मुग़ल साम्राज्य का नींव रखता है और यहीं पे दिल्ली सल्तनत का अंत माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जो युद्ध के मैदान में मारा गया। जस्ट अब यही बात है, इब्राहिम लोदी पानीपत के प्रथम युद्ध में किस लोदी शासक ने अनाज पर जकात नामक कर को समाप्त कर दिया था। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको आप याद रखेंगे कि सिकंदर जो लोदी है, यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने अपनी प्रजा, विशेषकर किसानों को राहत देने के लिए कई आर्थिक सुधार किए थे और उसने अनाज पर लगने वाला जो एक प्रकार का कर था, जिसे हम लोग जकात के नाम से जानते थे, इसको समाप्त कर दिया था। ठीक है, अगर हम बात करें जकात एक्चुअली होता क्या था, तो जकात एक तरह से धार्मिक कर था। ठीक है, लेकिन इसका उपयोग राजकीय आय के लिए भी किया जाता था। इसे समाप्त करने का उद्देश्य ये था कि खदानों को सस्ता करना, यानी जो खाने वाली चीज़ें हैं, अनाज है, इनको सस्ता बनाना और आम जनता के लिए आर्थिक बोझ को कम करना। ये सिकंदर लोदी का मेन पर्पस था, जकात को समाप्त करना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है। खिरिज खां किसका सेनापति था जिसने उसे मुल्तान, दीपालपुर और सिंध का गवर्नर नियुक्त किया था। तो राइट आंसर क्या बनेगा, तो ये तैमूर लंग का एक तरह से कह सकते हो कि सेनापति था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे टिक करेंगे। सैयद वंश के किस शासक ने यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद नामक नगर की स्थापना की थी। आप इसी तरह के रेगुलर वीडियो अगर आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। ठीक है, और देखिए ये जो PDF होता है वो हमारे एप्लीकेशन में ही दिया जाता है। तो PDF के लिए आप हमारे एप्लीकेशन पर जा सकते हो। जो लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उनको पता है, सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाती है। PDF में डिटेल एक्सप्लेनेशन भी रहता है, तो आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता। PDF का आपको उसमें बेहतरीन तरीके से प्रिंटेबल नोट होता है, A4 साइज़ में सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती है और उसमें आपका सारा एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके से हम लोग करके देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद नामक नगर की स्थापना किसने कराई थी। तो नाम से ही आपको क्लियर होना चाहिए, मुबारक शाह। यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाता है। अगला प्रश्न है कि लोदी शासकों के समय वास्तुकला की किस शैली का विकास हुआ था। तो देखिए लोदी शासकों के समय में वास्तुकला की जिस शैली का विकास हुआ उसे हम लोग कहते हैं एक तरह से विशुद्ध अफगान शैली। ठीक है, विशुद्ध अफगान शैली के रूप में यहाँ पे जाना जाता है। तो ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, जो कि एक तरह से माना जाता है कि ये हिंदू और मुस्लिम का मिश्रित शैली था। अगर देखा जाए तो ऑप्शन सी और डी दोनों हो सकता है, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम मिश्रित शैली था
और एक तरह से विशुद्ध अफगान शैली। अगर ऑप्शन में दोनों में से कोई एक हो तो दोनों में से कोई एक को टिक करेंगे, लेकिन अगर दोनों है तो फिलहाल तो ऑप्शन ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये मेरे से मिस्टेक है, तो सी और डी दोनों हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल सी और डी दोनों होगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए नेक्स्ट आता है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था। तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश तो लोदी वंश ही था। इब्राहिम लोदी, पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजय होता है, उसके बाद दिल्ली सल्तनत का अंत होता है, तो डी करेक्ट हो जाता है। किस सुल्तान ने अनाज पर लगने वाले सभी कर को समाप्त कर दिए जिससे अनाज सस्ता हो गया था। तो राइट आंसर क्या होगा, तो सिकंदर लोदी ऊपर में हमने देखा था जकात को ख़त्म किया, तो बी करेक्ट है। बहलोल लोदी ने किस उपाधि के साथ दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। बहलोल लोदी की बात की जा रही है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, बहलोल शाह गाजी के नाम से, ऑप्शन बी। खिरिज खां ने स्वयं को किसका प्रतिनिधि घोषित किया था। किसका प्रतिनिधि घोषित किया था, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तैमूर लंग के पुत्र शाहरुख का। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाता है। मोठ की मस्जिद, ठीक है, मोठ की मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। तो मोठ का मस्जिद जो है निर्माण में ये सिकंदर लोदी के दौरान हुआ था, और यह जो मस्जिद है लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी का जो प्रधानमंत्री था, जिसका नाम अगर हम बात करना चाहें तो वज़ीर मियाँ भुआ करके था। ठीक है, भुआ, इस तरह से इनका नाम था। ये कह सकते हो कि सिकंदर लोदी का एक पीएम था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्या आता है, लोदी वंश का शासनकाल कब से कब तक चला। देखिए लोदी वंश की अगर हम बात करें तो 1451 से लेकर के 1526 तक चला था, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। बहलोल लोदी ने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में कब मिलाया, ये भी एक अच्छा सवाल रहेगा। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, 1479 ईस्वी में, 1479। सिकंदर लोदी ने किस पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो मुस्लिम महिलाओं का पीरों तथा संतों की मज़ार पर जाना एक तरह से प्रतिबंध लगाया गया था, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्या आता है, खिरिज खां को खान ए आला की उपाधि किसने दी थी। ये जो उपाधि दी गई थी वो तैमूर लंग ने दिया था, तैमूर लंग, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है कि कौन सा अफगान शासक था जो कि अपने सरदारों के साथ सिंहासन पर नहीं बैठता था बल्कि उनके समान ही बैठता था, कौन था, तो ऑप्शन बी, बहलोल लोदी। ठीक है, बहलोल लोदी, ऑप्शन बी। किस लोदी शासक ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का त्याग किया और हिंदू मंदिरों को नष्ट किया, कौन था भाई, वो सिकंदर लोदी था, सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन माना जाता है, तो इब्राहिम लोदी को माना जाता है, ऑप्शन सी। लोदी वंश का वह कौन सा शासक था जिसने अपने अफगान सरदारों को नियंत्रित करने और निरंकुशता स्थापित करने का प्रयास किया था, तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी, इब्राहिम लोदी। यहाँ पे सी को टिक करेंगे। जितने भी प्रश्न यहाँ पे मैं बता रहा हूँ उन सभी को अच्छे से याद रखो, डेफिनेटली क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा। लोदी वंश के शासन के बाद दिल्ली पर किस वंश किस वंश ने शासन किया, तो पानीपत का युद्ध होता है, उसमें इब्राहिम लोदी की मृत्यु होती है, लोदी वंश समाप्त होता है, दिल्ली सल्तनत पूरी तरह से ख़त्म होता है, और यहाँ पे फिर मुगल वंश की नींव रखी जाती है बाबर के द्वारा, तो यहाँ पे बी हो जाता है। तैमूर के आक्रमण यानी 1398, सबसे इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे यही है कि 1398 ईस्वी में यहाँ पे हुआ था तैमूर का आक्रमण दिल्ली पर। के बाद दिल्ली पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था, तो राइट आंसर होगा सैयद वंश की स्थापना हो जाती है, ऑप्शन सी। लोदी शासकों की वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण क्या था, तो सबसे अच्छा उदाहरण के रूप में लोदी गार्डन में स्मारक जो है, ऑप्शन बी को माना जाता है, ऑप्शन बी। सिकंदर लोदी ने संस्कृत आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किस नाम से कराया था, तो तिब्बत ए सिकंदरी के नाम से, तिब्बत सिकंदरी के नाम से कराया था, तो ऑप्शन यहाँ पे सी बनेगा। किस लोदी शासक ने अपने सरदारों को मसनद ए आली यानी उत्कृष्ट ऊंचा स्थान कह करके संबोधित किया था, मसनद ए आली, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, बहलोल लोदी, मतलब अपने वो प्रजा को काफ़ी रिस्पेक्ट देता था। नेक्स्ट कि लोदी वंश के पतन का प्रमुख कारण क्या था, तो एक तरह से पतन का प्रमुख कारण माना जाता है कि इब्राहिम लोदी की निरंकुशता और अफगान सरदारों से मनमुटाव, ये माना जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सिकंदर लोदी ने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट करने के बाद उनकी मूर्तियों के टुकड़ों को कहाँ भेज दिया था, तो इन टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए भेज दिया था, तो ये ऑप्शन डी होगा। ठीक है, डी। नेक्स्ट क्या आता है, लोदी वंश में
किस प्रकार की शासन प्रणाली थी? लोधी वंश में ऑप्शन हम यहाँ पे डी करेंगे कि अफगान सरदारों पर आधारित सीमित राजतंत्र था। ऑप्शन डी करेंगे, ठीक। नेक्स्ट है कि सैयद वंश का वह कौन सा शासक था? ध्यान दीजिएगा, सैयद वंश का वो कौन सा शासक था जिसने शाह की उपाधि धारण की थी? तो मुबारक शाह, ऑप्शन बी, मुबारक शाह। दौलत खां लोधी कौन था जिसने बाबर को इब्राहिम लोधी पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था? तो ऑप्शन बी, पंजाब का गवर्नर माना जाता था। ऑप्शन बी हो जाएगा। बहलोल लोधी के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो एक महत्वपूर्ण विशेषता ये था कि अफगान सरदारों के प्रति, ठीक है, अफगान सरदारों के प्रति ऐसा माना जाता है, ध्यान दीजिएगा कि अफगान सरदारों के प्रति सहिष्णुता और समान व्यवहार, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि इब्राहिम लोधी ने किस राजपूत शासक को हरा करके ग्वालियर पर विजय प्राप्त किया? तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी होगा, विक्रमजीत, ठीक है। विक्रमजीत माना जाता है कि ग्वालियर का एक जो ग्वालियर का किला है ऐतिहासिक रूप से एक अत्यंत महत्वपूर्ण और मजबूत किला माना जाता है। ध्यान रखिएगा कि लोधी जो सुल्तान मतलब थे इब्राहिम लोधी अपने शासनकाल की शुरुआत में ग्वालियर पर नियंत्रण करने के लिए एक सैनिक अभियान चलाया था और लगभग 1518, ठीक है, 1518, ये ध्यान रखिए कि 1518 ईस्वी में लोधी सेना ने ग्वालियर पर कब्जा कर लिया था और राजा विक्रमजीत को हराकर उन्हें जागीर देकर वापस से संतुष्ट कर दिया था। तो फिलहाल यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न ये बनता है कि बहलोली सिक्का किस धातु का बना होता था? बहलोल लोधी ने स्टार्ट किया था, तो ये बहलोली सिक्का किस धातु का बना होता था? चांदी और तांबे का मिश्रण था। चांदी और तांबे का मिश्रण, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है। तो कुल मिलाकर 45 क्वेश्चंस बन जाते हैं सैयद और लोधी वंश से। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो टॉपिक रहा आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा। टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। चैनल पे पहली बार अगर आप आएँ और इसी तरह के रेगुलर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।